1928 में हिटलर की आत्मकथा मीन काम्फ भारत में पब्लिश हुई और तब से लेकर अगले 90 सालों तक बेस्ट सेलर्स का हिस्सा बनती रही। दुनिया भर में हिटलर के प्रशंसकों की कमी नहीं है, लेकिन विशेष रूप से भारत में हिटलर के संदर्भ में एक मिथक बहुत काम करता है। मिथक ये कि हिटलर भारत और भारतीयों का समर्थक था। इस मिथक को बढ़ावा मिलता है तीन कारणों से। पहला, हिटलर की नेताजी सुभाष चंद्र बसु से मुलाकात। दूसरा, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग। और तीसरा ये कि हिटलर आर्यों यानी कि भारतीयों को सबसे श्रेष्ठ नस्ल मानता था। चलिए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 20 अप्रैल का दिन है और आज की तारीख का संबंध है अडोल्फ हिटलर से। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और आप पहले 500 लोगों में से होते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि LT50 ये कोड आप उसमें डाल दीजिएगा। भारत में पॉडकास्टिंग के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है कुकू एफएम, जिस पर 1000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट है। साथ ही आपको जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां मिल जाएंगी, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास भी मिलेंगी। याद रखिए, LT50 कोड सिर्फ पहले 500 लोगों को ही मिल पाएगा। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया आप लिंक देख सकते हैं। लौटते हैं किस्से पर। आज ही के दिन यानी 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ था। पहले विश्व युद्ध के बाद जनवरी 1920 में उसे जर्मन वर्कर पार्टी का प्रोपेगेंडा चीफ बनाया गया। आने वाले महीनों में उसने पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी यानी नाजी पार्टी रख दिया। अप्रैल 1920 में उसने म्यूनिख के एक हॉल में पार्टी वर्कर्स के सामने एक स्पीच दी। यहां उसने एक सवाल पूछा, मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स ने आधी दुनिया पर राज कायम कैसे किया। अब इस सवाल का जवाब भीड़ देती इससे पहले ही वो आगे बोला, हमें यानी जर्मनी को भी यही करना है। इसे एक महीने पहले एक दूसरी मीटिंग में हिटलर ने कहा था कि भारत से कपास और रबर के निर्यात से भारतीयों को चूसा और उन्हें भूखा रहने पर मजबूर किया। क्या उन्हें ऐसा करने का हक है? दोनों बातें विरोधाभासी थी। पार्टी वर्कर को समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहता है हिटलर। तब उसने अपने दोनों सवालों का जवाब दिया एक शब्द से, पावर। पावर यानी ताकत। हिटलर ने कहा कि सारा मामला ताकत का है। अंग्रेजों के पास ताकत थी, इसलिए वो भारत के लोगों पर राज कर पाए और उन्हें ऐसा करने का हक भी है, क्योंकि जिसके पास ताकत नहीं उसे अधिकार की बात करने का कोई हक नहीं। इसके बाद उसने कहा कि जर्मनी के पास कोई अधिकार नहीं क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है। मीन काम्फ में वो इसी विचार को एक दूसरे तरीके से कहता है। वो लिखता है कि या तो जर्मनी वर्ल्ड पावर होगा या होगा ही नहीं। म्यूनिख पार्टी मीटिंग में उसने एक और सवाल किया कि अंग्रेजों के पास शक्ति कहां से आई। इसका जवाब देते हुए उसने कहा, नस्ल। ब्रिटिश भारत पर इसीलिए राज कर पाए क्योंकि वो बेहतर नस्ल के लोग थे। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। सबको मालूम है कि हिटलर आर्यन नस्ल को सबसे बेहतर मानता था और तब अधिकतर इतिहासकार मानते थे कि भारत के लोग आर्यन नस्ल के ही हैं। तो फिर हिटलर भारतीयों को अंग्रेजों से नीची नस्ल कैसे बता रहा था? यह समझने के लिए हमें हिटलर के दो सहयोगियों के विचारों को समझना होगा। इन सहयोगियों में पहला है स्टीवर्ट चेम्बरलेन और दूसरा अल्फ्रेड रोजनबर्ग। स्टीवर्ट चेम्बरलेन नाजी शासन में एक बड़ा दार्शनिक माना जाता था और वही हिटलर का बौद्धिक गुरु भी था। नस्लीय श्रेष्ठता का विचार हिटलर को चेम्बरलेन से मिला था। चेम्बरलेन के पास ये विचार कहां से आया? दरअसल चेम्बरलेन और उसके जैसे कई दार्शनिक तब समाज में भोगवाद और भौतिकवाद के सवाल से जूझ रहे थे। औद्योगिक क्रांति ने जीवन स्तर को बेहतर कर दिया था। चर्च और धर्म की शक्ति कम होने लगी थी। नीत्शे का कथन गॉड इज डेड फेमस होने लगा था और एथिक्स और मोरालिटी को साइंस से चुनौती मिलने लगी थी। अब चेम्बरलेन को इस सारे कंफ्यूजन का हल मिला नस्लवाद में। हालांकि चेम्बरलेन बहुत पहले से नस्लवाद का समर्थक रहा था, लेकिन जब 1888 में उसने भारतीय धर्मशास्त्र पढ़ने का उसको मौका मिल गया तो उसने इसी नजर से भारतीय दर्शन को देखना शुरू किया। यूं की थ्योरी वो पहले ही डेवलप कर चुका था, बस दूसरे सोर्स से अपनी बात के लिए आधार जुटा रहा था। 19वीं सदी के मध्य में विलियम जोन्स नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने अपने शोध में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा में बहुत सारी समानताएं पाई और इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को उसने नाम दिया आर्य। यह शब्द जो अब तक भारत में वैदिक परंपरा से जुड़ा था वो एक नस्लीय पहचान बन गया। इसके बाद यूरोप जाके धीरे धीरे बाकी स्कॉलर्स ने पाया कि 40 और ऐसी भाषाएं थी जिनमें समान गुण थे। इनमें जर्मन और इंग्लिश भी शामिल थी। तब से सवाल उठा कि भारत और यूरोप के लोग एक जैसी भाषा कैसे बोल रहे थे। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार की थी।
ये विचार भी आम हो चला था कि कुछ 1500 साल पहले आर्य भारत में सेंट्रल एशिया से आए थे। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए चैम्बरलेन ने दावा किया कि भारत में पहुंचे पहले लोग असल में जर्मन्स थे और नॉर्डिक नस्ल के लोग फादरलैंड यानी जर्मनी से निकलकर एशिया के अलग अलग इलाकों में आए थे। भारतीय ग्रंथों को पढ़ने के लिए चैम्बरलेन ने संस्कृत सीखी। वेद और उपनिषद पढ़कर वो बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन इनमें मौजूद कई अच्छी बातों को छोड़कर उसने जाति प्रथा को पकड़ लिया। नस्लीय बंटवारे के रूप में जाति प्रथा उसे बड़ा लॉजिकल सिस्टम लग गया, जिसमें श्रेष्ठ नस्ल के लोग सबसे ऊपर और कमतर नस्ल के लोग सबसे नीचे थे। उसने दावा किया कि श्रेष्ठ आर्य लोगों ने वेदों और उपनिषदों को लिखा और बाकी को भौतिकवाद से आगे बढ़ने का दर्शन प्रदान किया। चैम्बरलेन ने इसके उदाहरण में कालिदास, आचार्य शंकर के लिखे का जिक्र भी किया। जिस दूसरे व्यक्ति ने हिटलर को प्रभावित किया वो था अल्फ्रेड रोजनबर्ग। 1920 में हिटलर की रोजनबर्ग से मुलाकात हुई और हिटलर ने उसे नाजी पार्टी के मुखपत्र का एडिटर बना दिया। इसी मुखपत्र के जरिए नाजी पार्टी ने नस्लीय श्रेष्ठता के विचार का प्रचार प्रसार किया। चैम्बरलेन की ही भांति रोजनबर्ग भी भारतीय इतिहास और संस्कृत भाषा में रुचि रखता था। उसने भी वही सिद्धांत आगे बढ़ाया कि घोड़ों में बैठकर नीली आंखों वाले जर्मन लोग भारत में चले आए घोड़ों पर बैठकर, और वहां काले लोगों पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। उसने फ्रेंच डिप्लोमेट जोसेफ आर्थर की बात दोहराते हुए कहा, गोरे लंबे जर्मन आर्य लोग सभी नस्लों से श्रेष्ठ हैं और इन्हीं लोगों ने भारत में उपनिषदों जैसे महान दर्शन को जन्म दिया। रोजनबर्ग ने जाति व्यवस्था को लेकर दावा किया कि काले मूल निवासियों से खुद को अलग रखने के लिए आर्यों ने वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब वर्ण शब्द का एक अर्थ जाति था और एक अर्थ रंग। वर्तमान यानी कि 1920 के भारतीयों के लिए रोजनबर्ग ने लिखा कि भारत में आर्यों से एक गलती हो गई। वो आध्यात्म के चक्कर में इतना डूब गए कि नस्लीय शुद्धता बनाए रखने को लेकर असावधान हुए और आगे चलकर उनका खून काले मूल निवासियों से मिल गया, जिसके चलते नस्लीय श्रेष्ठता समाप्त हो गई। भारत गुलाम क्यों बना, इसका कारण भी नस्लीयहीनता को ही दिया गया। रोजनबर्ग ने लिखा कि नस्लीय मिलावट के चलते सिर्फ ज्ञान बचा और उसके लिए जरूरी नस्लीय श्रेष्ठता खत्म हो गई। इसके बाद जाति प्रथा भी कमजोर होती चली गई और इसके फलस्वरूप आर्य भी कमजोर हुए। मॉडर्न भारतीयों यानी कि 1920 जबकि ये बातचीत चल रही सारी के लिए वो लिखता है, दोस पुअर बास्टर्ड्स आर नो मोर आर्यंस। उनके शब्द हैं, हमारे नहीं। और वो अपने अपंग अस्तित्व के घाव भरने के लिए सिर्फ गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। भारतीयों को लेकर हिटलर के विचार में हम इन नस्लवादी बातों का प्रभाव देख सकते हैं। 1936 में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए वो कहता है कि भारतीय चल भी नहीं सकते, अंग्रेजों ने उन्हें सिखाया कि चलना क्या होता है। इसके अलावा समय समय पर उसने भारतीयों के लिए नस्लवादी टिप्पणियों का इस्तेमाल किया। 1936 की रैली में उसने कहा, भारत में ब्रिटिश राज जर्मनी के लिए एक मॉडल है और इंडिया इस बात का उदाहरण है कि एक गुलाम नस्ल के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। आजादी के आंदोलन को लेकर उसका मत था कि यह बेहतर नॉर्डिक नस्ल के खिलाफ नीची नस्ल के लोगों का विद्रोह था। इंडियन प्रॉब्लम कोट एंड कोट के बारे में बात करते हुए उसने वायसरॉय लॉर्ड इवन को सलाह दी थी कि गांधी को गोली क्यों नहीं मार देते। बात सिर्फ गांधी की नहीं थी। हिटलर मानता था कि भारतीय नीची नस्ल के थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई भी हिंसा जायज थी। अब आखिरी सवाल कि सुभाष चंद्र बसु से मुलाकात जब हुई उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था। तर्क ये दिया जाता है कि हिटलर ने भारतीयों की मदद की थी। मई 1942 में नेताजी बसु और हिटलर की मुलाकात हुई थी। इससे पहले भी नेताजी कई बार कोशिश कर चुके थे, लेकिन हिटलर उनसे मुलाकात को तैयार नहीं हुआ। भारत की आज़ादी से उससे कोई विशेष लगाव नहीं था, लेकिन जब अमेरिका युद्ध में उतरा तो ब्रिटेन को उलझाए रखने के लिए उसने भारतीय आज़ादी के आंदोलन पर ध्यान देना शुरू किया। नेताजी बोस के साथ मुलाकात के दौरान भी अधिकतर समय वो ही बात करता रहा और नेताजी को इस मीटिंग के दौरान एहसास हुआ कि हिटलर उनके थ्रू एक प्रोपेगेंडा वॉर जीतना चाहता है बजाय कि मिलिट्री वॉर के। विश्व युद्ध के अंतिम दिनों का एक किस्सा है जिसे सुनकर आपको बेहतर समझ में आएगा कि वह भारतीयों के प्रति क्या विचार रखता था। 1942 का साल था, जर्मनी हार के कगार पर खड़ा था और हिटलर के सहायक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नजर गड़ाए हुए थे। उन्हें अब भी लग रहा था कि अगर भारत में विद्रोह चरम पर पहुंच जाएगा तो ब्रिटेन कमजोर हो जाएगा, जो कि एलाइड एक पावर था। मार्च महीने में हुई एक कॉन्फ्रेंस में हिटलर के सामने एक जनरल ने इंडियन लीजन यानी आजाद हिंद फौज का जिक्र किया। इंडियन लीजन यूरोप में भारतीय युद्ध बंदियों से बनी एक यूनिट थी जो तब जर्मन सेना का हिस्सा होती थी और इसे नेताजी बोस ने ही गठित किया था। तब हिटलर ने जवाब दिया कि इंडियन लीजन एक मजाक है, भारतीय एक कीड़े को भी नहीं मार सकते, अंग्रेजों को तो कतई नहीं मार पाएंगे, इसीलिए उन्हें अंग्रेजों के सामने खड़ा करना मैं एक मजाक समझता हूं। इससे बेहतर तो है कि उनसे मजदूरी कराई जाए, वो इसी लायक हैं। अगली बार हिटलर को देखकर किसी की लार टपकते देखें तो ये जरूर याद दिलाएं कि हिटलर असल में भारत के लिए क्या सोचता था।
विदा लेने से पहले एक सूचना आपको दे दें, ऑर्डिनरी पर शुरू हो चुका एक नया शो, नाम है हर स्टोरी, HER वाला हर। इसमें होंगे औरतों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के किस्से, औरतों के इतिहास से जुड़ी कहानियां, बोरिंग लेक्चर्स नहीं, कहानियां। देखना मत भूलिएगा ऑर्डिनरी पर, हर सोमवार सुबह 10 बजे। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल एंड टॉक। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था जतिन ने।